इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड कंपेशनेट। आज हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी। तो जो एम्फोटेरिसिन बी की फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड ओरली एंड इज इफेक्टिव फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑफ द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो मुंह के जरिए कम एब्जॉर्ब होती है। जब उसको हम ओरली लेते हैं तो उसकी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बेसिकली वीक होती है, वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती, उसकी एब्जॉर्प्शन पुअर होती है। तो इसलिए ये गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव समझी जाती है, ठीक है। जो एम्फोटेरिसिन बी होती है ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए सीरियस सिस्टेमिक इन्फेक्शन में, ब्लड की इन्फेक्शन में इसको आईवी इंट्रावीनियसली दी जाती है, ठीक है। तो इसकी जो जीआईटी की एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली वीक होती है। फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन गिवन ए स्लो आईवी इन्फ्यूजन। जो सीरियस फंगल इन्फेक्शन होते हैं, मतलब जो कि जब फंजाई ब्लड के अंदर जाती है तो उस दौरान हम एम्फोटेरिसिन बी को इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन के तौर पर देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो सीरियस सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, जब फंजाई ब्लड के अंदर जाती है और डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाती है तो उस दौरान इसको हम इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, ठीक है। इट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये बॉडी के जो प्लाज्मा होते हैं उसके प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा बाइंड होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत हाईली बाउंड होती है, ठीक है। तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी कम होती है और इसकी जो एलिमिनेशन होती है वो भी बॉडी में कम होती है, ठीक है। इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो ज्यादा होती है। पुअरली क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एक तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, दूसरा इसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं है। ओरल ये हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के अंदर आती है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, तो ये हमारे ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। ये हमारे लिवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। एक्सक्रीटेड स्लोली इन यूरिन ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। ये हमारे यूरिन के अंदर बाहर जाती है, आराम आराम से ये हमारे यूरिन के अंदर बाहर जाती है, हमारे जिस्म के अंदर ये ज्यादा स्टे करती है। तो धीरे धीरे से अगर देखें तो कई दिनों तक ये यूरिन के थ्रू क्या करती है, बाहर निकलती है। तो अगर देखें तो चूंकि ये किडनी में जमा हो जाती है और बहुत धीरे धीरे से बाहर निकलती है तो इससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इससे हमारे ब्लड के अंदर जो यूरिया नाइट्रोजन है उसकी यूरिया क्रिटिनिन है उसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हाफ लाइफ 16 डेज। चूंकि इसकी जो एलिमिनेशन है वो यूरिन के साथ होती है तो ये बड़े आराम आराम से बाहर निकलते हैं, तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे जिस्म के अंदर स्टे करती है, ये एक्टिव रहती है, ठीक है। Inflammation favor the penetration into various body fluid, but little of the drug is found in the cerebrospinal fluid, vitreous humor, or amniotic fluid. However, amphotericin B does cross the placenta. अगर देखें तो इन्फ्लेमेशन मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड में ड्रग के पेनेट्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो क्या करता है, मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड में ड्रग के पेनेट्रेशन को बढ़ाता है। लेकिन फिर भी सी एस एफ, विट्रस ह्यूमर या एमनियोटिक फ्लूइड में ड्रग की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर देखें तो जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, ठीक है। accumulate in the renal cell causing nephrotoxicity leading to azotemia characterized by decreased GFR, urinary output, creatinine clearance and increased serum creatinine and blood urea nitrogen। ये जो गुर्दे के सेल होते हैं उसमें जमा होती है जिससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, एजोटीमिया हो जाती है, यूरिया ज्यादा हो जाती है, क्रिटिनिन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें कि एजोटीमिया की क्या प्रॉपर्टीज या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो कम हो जाती है, यूरिन जो आउटपुट होती है वो कम हो जाती है, क्रिटिनिन क्लियरेंस जो होती है वो कम होती है, ठीक है। या सीरम क्रिटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जो एम्फोटेरिसिन बी होता है उसके लिए इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर अगर हो तो वो फेवरेबल कंडीशन होते हैं। इन्फ्लेमेशन जो होती है इसको वेरियस बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या करती है, इंटर करती है, लेकिन फिर भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर,
या एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इसकी जो मकदार होती है वो कम होती है। और दूसरी बात, एम्फोटेरिसिन बी जो होती है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मतलब ये फीटोटॉक्सिक ड्रग समझी जाती है। ये हमारे गुर्दे के जो सेल हैं, जिसको रीनल सेल कहते हैं, वहां पर एकमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे ये नेफ्रॉन को क्या करती है, डैमेज करती है। और ये इससे एजोटीमिया, एजोटीमिया का क्या मतलब होता है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या क्रिएटिनिन्स हैं उसकी सही तरीके से किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन नहीं होती, तो ये ब्लड में क्या हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, यूरिनरी आउटपुट जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो सीरम या जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है वो कम होती है, क्रिएटिनिन किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं होती, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो क्रिएटिनिन या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो बढ़ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिस तरह हमने पढ़ा था कि एम्फोटेरिसिन बी जो होती है ये एम्पीफिलिक ड्रग है, इसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक लिपोफिलिक पार्ट लिपोफिलिक टेल होता है, ठीक है। तो जो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, इट फॉर्म पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। इसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में सुराहे बनाता है। और जो लिपोफिलिक पार्ट होता है, इट बाइंड्स विद द इर्गोस्टिरोल एंड लिपिड बाइलेयर। और इसको जो लिपोफिलिक पार्ट है, जो कि वाटर से नफरत करता है और चर्बी वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो जो इर्गोस्टिरोल जिससे फंजाई की सेल मेम्ब्रेन बनती है उसके साथ, और जो दो लिपिड लेयर्स हैं उसके साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, सेल कंटेंट सच एज सोडियम एंड पोटेशियम लीक थ्रू द स्पोर्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो फिर जो फंजाई का साइटोप्लाज्म है वहां से क्या होती है, ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराहे बनाती है। तो फिर फंगल साइटोप्लाज्म से क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम जो होती है वो लीक होना शुरू हो जाती है, जिससे फंगिसाइडल एक्शन होती है, जिससे फंजाई की मौत वाकया हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी है, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन के इर्गोस्टिरोल से बाइंड करके पोर्स बना देती है, जिससे इंपॉर्टेंट आयंस जिस तरह सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो साइटोप्लाज्म से लीक हो जाते हैं, और जो फंगस होती है, जो फंजाई होती है, वो बेसिकली मर जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ब्रॉडली इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी। इट इज अ सेलेक्टिव फंगिसाइडल ड्रग। ये एक सेलेक्टिव फंगिसाइडल ड्रग है। तो इसका क्या मतलब है सेलेक्टिव फंगिसाइडल ड्रग का, कि ये जस्ट जो है फंजाई को ही मारती है, ठीक है। इट इज अ सेलेक्टिव फंगिसाइडल ड्रग, ये जस्ट फंजाई को ही क्या करती है, किल करती है, ठीक है। Disrupt fungal cell membrane by binding to the ergosterol, so alter the permeability of the cell membrane, leading to leakage of the intracellular ions and the macromolecule, which leads to the cell death. तो ये क्या करती है, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करती है, फंजाई के सेल मेम्ब्रेन को बनाने से रोकती है। ये इर्गोस्टिरोल जिस जो कि फंजाई का सेल मेम्ब्रेन बनाती है, उसके साथ बाइंड होकर सेल मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को चेंज करती है। परमिएबिलिटी का मतलब जो चीजें अंदर जा सकती है और जो नहीं जा सकती। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करती है, छोटे छोटे सुराहे करती है, जिससे क्या होता है, जो फंगल सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, इस तरह सोडियम एंड पोटेशियम जो हो गई, तो वो बाहर लीक होना शुरू हो जाती है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल अंदर होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, फंजाई की डेथ हो जाती है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें एम्फोटेरिसिन बी इंटरेक्ट विद द हाइड्रोफोबिकली विद इर्गोस्टिरोल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन फार्मिंग अ पोर्स। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह एम्फोटेरिसिन बी इर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड होकर फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाती है। तो उससे क्या होगा, पोटाशियम और जो सोडियम होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे फंजाई की डेथ हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट, इमीडिएट रिएक्शन, इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी। तो इमीडिएट जो इमीडिएट रिएक्शन होती है, जो कि इन्फ्यूजन रिलेटेड होती है, तो कभी कभार इसको लगाने से इंसान के ऊपर रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या क्या होता है, इंसान को फीवर हो सकती है, ठीक है, बुखार हो सकती है, मसल स्पाज्म, हमारे मसल्स का जो झगड़ाव है वो हो सकता है, ओमेटिंग, उल्टियाँ हो सकती है, सर का दर्द, हेडिक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन होती है तो फिर हिस्टामिन हारेज होता है और वेजोडाइलेशन होती है, तो उससे हाइपोटेंशन हो जाती है। बट इट कैन बी अवॉइडेड, इसको रोका जा सकता है बाई स्लोइंग द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन को स्लो करके, उसको थोड़ा स्लो करके हम क्या कर सकते हैं, इससे बचा सकते हैं मरीज को। डिक्रीज द डेली डोज,
जो इसका डेली डोज है उसको कम करके, उसके डोज को थोड़ा बहुत कम करके इसको बचाया जा सकता है, या प्री मेडिकेशन विद द एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन और कार्टिकोस्टेरॉइड, या इसको देने से पहले कुछ ड्रग्स दिए जा सकते हैं, जिस तरह एंटीपायरेटिक जो बुखार को कंट्रोल करते हैं, एंटीहिस्टामिन जो कि एंटी एलर्जिक होती है, या कार्टिकोस्टेरॉइड जो हमारे इन्फ्लेमेशन या इम्यून रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टेस्ट डोज लगाने से पहले एक थोड़ा सा डोज किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है कि आया ये आपके अंदर रिएक्शन तो काज नहीं करती। स्लोअर टॉक्सिसिटी, आराम आराम से जो आपके जिस्म के अंदर क्या करती है, जिस तरह हमने कहा कि ये कम से कम इसका जो हाफ लाइफ है वो है 16 आवर्स, ये आपकी बॉडी से कम 16 घंटे के अंदर ये जो होती है वो निकलती है, आराम आराम से के साथ यूरिन के साथ बाहर जाती, किडनी के अंदर एकमुलेट होती है। तो मोस्ट सीरियस इज द रीनल टॉक्सिसिटी नियरली इन ऑल पेशेंट। जिस तरह हमने कहा कि इसकी जो एलिमिनेशन है वो बड़े आराम से होती है, किडनी के अंदर जमा होती है, तो हमारे नेफ्रॉन को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, ये तकरीबन तमाम पेशेंट में से ही होता है। हाइपोकेलीमिया काज करती है, पोटाशियम की मिकदार को कम करती है। क्यों कम करती है? क्योंकि ये जो फंगल सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर पोर्स, फिर उसकी वजह से लीकेज होती है। हाइपोमैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम का जो लेवल है उसको कम करती है। इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, हमारे लिवर को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, उसके फंक्शन को खराब कर सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो प्लेटलेट्स होती है उसकी कमी या खून की कमी भी वाक़या कर सकती है। क्लिनिकल यूजेस हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड फंगिसाइडल एक्शन। अगर देखें तो इसका जो एक्शन होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और ये फंजाई को मार देती है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन, ये लाइफ थ्रेटनिंग जो माइकोटिक इन्फेक्शन है या जो सीरियस फंजाई जब ब्लड के अंदर आती है, सीरियस इन्फेक्शन जो होती है जब फंजाई ब्लड के अंदर चली जाती है और वो इंसान को मौत के दहाने पर खड़ा करती है, तो इस इन्फेक्शन में भी ये बड़ा जबरदस्त समझी जाती है। ठीक है। आल्सो फॉर द क्रोनिक थेरेपी एंड प्रिवेंटिव थेरेपी ऑफ रिलेप्स, तो क्या होता है कि ये बेसिकली दोबारा से हमारे ऊपर फंजाई अटैक ना करे, उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसकी रिलेप्सिंग या रीअक्रेंस को कंट्रोल करने के लिए भी ये ड्रग जो है वो दी जाती है। और ये इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो एक कैंडिडा एल्बिकन बैक्टीरिया होती है, जो कि असल में नॉर्मल फ्लोरा होती है, लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये नॉर्मल हो जाती है और इन्फेक्शन काज करती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। टॉपिकल कैंडिडियासिस, स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन करती है उसके लिए भी। जो फिब्राइल न्यूट्रोपीनिया होती है जिसमें हमारा जो न्यूट्रोफिल है उसकी जो मिकदार है कम हो जाती है, या जो लेशमिनियासिस जो है जिसको काला आजार कहते हैं, तो उसमें भी ये दी जाती है। ठीक है। लाइपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी is packed in a lipid associate delivery system to reduce binding to human cell membrane, so reducing nephrotoxicity, infusion toxicity, also more effective, more expensive। अगर देखें यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लाइपोसोम। लाइपोसोम जो होते हैं ये स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, सर्कुलर वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे तेलियों की शक्ल में मौजूद होते हैं, जो कि लिपिड बाई लेयर से बनी हुई होती है, जिसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है, और इसका एक एक्वस कोर होता है दरमियान में। तो ये बेसिकली इस्तेमाल की जाती है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, किसी भी ड्रग को उसके टारगेट एरिया पर पहुंचाने के लिए, विदाउट इट्स डिग्रेडेशन या विदाउट डिसरप्टिंग इट्स एक्टिविटी। तो ये इसके अंदर ड्रग को पैक किया जाता है, तो फिर ये सेफली क्या करते हैं, ड्रग को उसके टारगेट एरिया पर पहुंचा देते हैं। तो एम्फोटेरिसिन बी को लिपिड एसोसिएटेड जो डिलीवरी सिस्टम है जिसको लाइपोसोम कहते हैं उसमें पैक किया जाता है, ताकि ये जो हमारा ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंड ना हो सके, उसके साथ चिपक ना जाए। तो फिर उससे क्या होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं होगी, नेफ्रॉन डैमेज नहीं होगा, इन्फ्यूजन से जो रिएक्शन है वो नहीं होंगे, और इसका जो असर होगा वो भी बड़ा इफेक्टिव होगा, इफेक्टिवली ये फंजाई को मार सकती है। लेकिन ये प्रोसीजर जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है। तो जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है ना, तो सिंपल अगर इसका आइडिया देखें कि ड्रग को लिपिड जो फैट होती है उसके बबल्स में पैक किया जाता है, जिसको वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है। तो उसको पैक कर देने के बाद ये बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं ना वो कम डैमेज होते हैं, ये सिर्फ फंजाई के ही
सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, डैमेज करती है, बल्कि ह्यूमन सेल को डैमेज नहीं करती, क्योंकि जो लाइपोसोम होती है उसको टारगेट एरिया पर पहुंचाती है और उसके जो हमारे ह्यूमन सेल हैं उससे बाइंड होने से भी इसको रोक देती है। ठीक है। सेकेंड, इस पोलिइन जो ड्रग्स हैं तो इसकी कैटेगरी में सेकेंड जो हमारा ड्रग है वो है निस्टेटिन। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म टू एम्फोटेरिसिन बी। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से और द वे दे आर एक्टिंग इनसाइड द बॉडी, तो जिस तरह ये जिस्म के अंदर काम करता है उस लिहाज से भी ये एम्फोटेरिसिन बी की तरह ही काम करती है। टू टॉक्सिक फॉर सिस्टेमिक यूज। इसको आईवी रूट में नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको इंजेक्टेबल रूट के थ्रू नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई टॉक्सिसिटी प्रोफाइल रखती है। यूज्ड ओनली टॉपिकल, इसको स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। इट इज अवेलेबल एज अ क्रीम, ऑइंटमेंट, सुपॉजिटरीज एंड अदर प्रिपरेशन। ये क्रीम की शक्ल में अवेलेबल है, ऑइंटमेंट की शक्ल में, मतलब आंखों में हम इसको डाल सकते हैं, कानों में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं। सुपॉजिटरी की शक्ल में, मतलब रेक्टम के थ्रू जो ड्रग्स देते हैं उसको सुपॉजिटरी कहते हैं, या और जो इसकी प्रिपरेशन है उसमें भी ये अवेलेबल है। नॉट सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या जीआईटी। तो अगर देखें तो ये मतलब ये कि अगर इसको लोकल दिया जाए तो इसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, जिस तरह ये सही तरीके से हमारे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या जीआईटी से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, तो सही तरीके से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्लिनिकल यूजेस: प्रिवेंट और ट्रीट सुपरफिशियल कैंडिडियासिस ऑफ माउथ, इसोफेगस और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर देखें तो इसकी जो यूजेस है तो इसको हम क्या करते हैं, सुपरफिशियल कैंडिडियासिस ऑफ माउथ, जिस तरह हमारे मुंह के अंदर इसको ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, तो मुंह के जरिए जो फंगल इन्फेक्शन होती है, जो फंजाई काज करती है, उसको भी ट्रीट करती है। इसोफेगस के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी यूज होती है, या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो होती है उसको भी दी जाती है, या विजाइनल कैंडिडियासिस जो कैंडिडा एल्बिकन विजाइना के अंदर जो इन्फेक्शन काज करती है तो उसमें भी ये दी जाती है। कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम देखें तो उसको हम एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंड जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग को कंट्रोल करती है, उसके साथ हम सेफली इसको दे सकते हैं। ठीक है। इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि इर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को रोकते हैं, उसके बनाने को रोकते हैं। अगर वो रुक जाएंगे तो फिर क्या होगा, फंजाई की सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फंगिस्टेटिक और फंगिसाइडल एजेंट विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये एंटी फंगल का वो ग्रुप है जो कि सिंथेटिक होती है। सबसे पहले सिंथेटिक का मतलब कि इसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, बिल्कुल केमिकली। तो ये फंजाई के ग्रो को भी क्या करती है, इनहिबिट करती है, फंजाई को मार भी सकती है, क्योंकि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, तो ये फंजाई को मार भी सकती है और उसके ग्रोथ को भी क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। एजोल्स आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग। तो इसमें दो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स होते हैं, एक को आइमेडाजोल कहते हैं, एक को ट्रियाजोल कहते हैं। ऑल्दो दिस ड्रग हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, their pharmacokinetic and therapeutic uses vary significantly। तो अगर देखें तो ये एमिडाजोल ट्रियाजोल जो होते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी एक जैसा होता है, ये दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन इसके जो फार्मेकोकाइनेटिक्स या जो थेरेपी, इसके जो यूजेस होते हैं वो एक दूसरे से जुदा होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। एजोल्स की यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें दो क्लासेस हैं, एक को आइमेडाजोल कहते हैं, एक को ट्रियाजोल कहते हैं। तो आइमेडाजोल को दोबारा से टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक टॉपिकल ड्रग्स जो कि स्किन के ऊपर लगाई जाती है, एक सिस्टेमिक ड्रग जो कि इंट्रावेनियस होती है, डायरेक्ट खून में दी जाती है। तो टॉपिकल में हमारे पास है क्लोट्रीमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, मोकोनाजोल, इकोनाजोल या ब्यूटोकोनाजोल, और सिस्टेमिक के अंदर है कीटोकोनाजोल। ठीक है। ट्रियाजोल की कैटेगरी में ओरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल ये ड्रग्स शामिल हैं। एजोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अगर देखिए, इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 enzyme अल्फा डी मेथाइलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लेनोस्टिरोल टू इर्गोस्टिरोल।
तो अगर एजोल के मैकेनिज्म को देखें तो ये जो फंगल साइटोक्रोम P450 इंजाइम होता है जिसका काम होता है लेनोस्टिरोल को इर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट करके फंगल सेल मेम्ब्रेन को बनाना। तो हमारे जो एजोल ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये लेनोस्टिरोल को इर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करते हैं ताकि ये कन्वर्ट ना हो जाए इर्गोस्टिरोल में और फंगल जो सेल मेम्ब्रेन है वो ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि लेनोस्टिरोल जो इर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मेथाइलेज या जिसको फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये लिनोस्टिरोल को इर्गोस्टिरोल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और इर्गोस्टिरोल क्या करते हैं, ये फिर फंगल जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाती है। इमिडाजोल इमिडाजोल इंक्लूड द कीटोकोनाजोल, मीकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल। तो इमिडाजोल की कैटेगरी में हमारे पास है कीटोकोनाजोल, मीकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल। दे लैक सेलेक्टिविटी, दे इनहिबिट ह्यूमन गोनेडल एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस लीडिंग टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन एंड कार्टिसोल प्रोडक्शन, आल्सो इनहिबिट द ह्यूमन P450 हेपेटिक एंजाइम्स। तो अगर देखें तो इसमें सिलेक्टिविटी कम होती है। सिलेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जस्ट फंगल सेल मेम्ब्रेन को ही टारगेट नहीं करती, बल्कि ये ह्यूमन बॉडी के जो हार्मोन बनाने का प्रोसेस होता है जिसको ह्यूमन गोनेडल या स्टेरॉइड सिंथेसिस कहते हैं, तो ये क्या कम करती है, ह्यूमन बॉडी के हार्मोन बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी इनहिबिट करती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। और ये ह्यूमन के अंदर क्या करती है, साइटोक्रोम P450 को भी इनहिबिट करती है। ठीक है, तो जो इमिडाजोल होती है ये अगर इसकी कैटेगरी देखें तो ये बहुत पुराने ड्रग्स हैं और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ फंजाई को ही नहीं बल्कि ह्यूमन हार्मोन पर भी इफेक्ट रखती है, तो इसलिए साइड इफेक्ट इसके ज्यादा होते हैं। ठीक है, कीटोकोनाजोल वेल एब्जॉर्ब ओरली, इसको अगर हम मुंह के जरिए देंगे तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सही होती है। बायो अवेलेबिलिटी इज डिक्रीज विद एंटासिड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर एंड फूड। अगर देखें तो ब्लड के अंदर इसकी जो मौजूदगी होती है, जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये ब्लड के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इसकी ये जो मौजूदगी होती है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसका जो फ्रैक्शन होता है जब ये प्लाज्मा या ब्लड के अंदर मौजूद होता है वो कम हो सकता है अगर हम इसको एंट एसिड के साथ देते हैं। एंट एसिड बेसिकली वो ड्रग्स होती है जो कि स्टमक के अंदर तेजाब को कम करती है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी का भी एसिड सिक्रीशन को कंट्रोल करना, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी ये ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, राबेप्राजोल इसके साथ भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये कीटोकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। और अगर कीटोकोनाजोल को फूड के साथ दिया जाए तो फूड भी इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, कम करती है, तो इसकी अवेलेबिलिटी इनसाइड द ब्लड क्या होगी, कम होगी। कोला ड्रिंक्स इंप्रूव एब्जॉर्प्शन इन पेशेंट विद द ए क्लोरोहाइड्रिया। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसको कोला ड्रिंक्स कहते हैं, कोका कोला या ड्यू वगैरह जो है, ये ये कीटोकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, इंप्रूव करती है इन उन पेशेंट में जिसमें एसिड जो होती है वो कम होती है, जिसको ए क्लोरोहाइड्रिया कहते हैं। ये वो पेशेंट होती है जिसमें एसिड अमाउंट जो होती है स्टमक के अंदर वो कम होती है। हाफ लाइफ इंक्रीजेज विद द डोज, इट इज 7 to 8 आवर्स। तो जितना कीटोकोनाजोल का डोज ज्यादा करेंगे उसके साथ साथ उसका हाफ लाइफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो जर्नली इसका हाफ लाइफ है वो है 7 to 8 आवर्स। ठीक है, इनएक्टिवेटेड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड यूरिन। अगर देखिए तो ये लीवर में क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है और ये बाइल के साथ कंजुगेट होता है और फीसिस के थ्रू बाहर निकलता है, और ये यूरिन में भी क्या होता है, बाहर निकलता है। डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इससे साबित होता है जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता तो इट मीन्स कि ये एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है। ठीक है, कीटोकोनाजोल क्लिनिकल यूजेस, यूज टॉपिकली और सिस्टेमिक, oral route only to treat oral and vaginal candidiasis, dermatophytosis and systemic mycosis। तो अगर देखें तो जो हमारा कीटोकोनाजोल है इसको हम टॉपिकली स्किन के ऊपर एज अ क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, या सिस्टेमिकली उसको हम आईवी रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, क्योंकि सिस्टेमिक जो इफेक्ट होता है बेसिकली वो इंट्रावीनियस से ही अचीव होता है, लेकिन इसको एज अ ओरल रूट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजेक्टेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओरल कैंडिडियासिस जो मुंह के अंदर जो कैंडिडा एल्बिकन फंगल इन्फेक्शन काज करती है, या विजाइना के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन काज करती है उसके लिए भी, या डर्मेटोफाइट जो होती है जो कि हमारे स्किन के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जो हमारे स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन, उसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। या सिस्टेमिक माइकोसिस जो कि हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को, ऑर्गन्स को अपने लपेट में ले लेती है। जब फंजाई ब्लड के अंदर जाती है तो पूरे ऑर्गन्स को क्या करती है, इफेक्ट कर देती है, उसको सिस्टेमिक माइकोसिस कहते हैं। ठीक है। कीटोकोनाजोल एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, ओमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। आपको भूख कम लगेगी, आपको ओमिटिंग आएगी, आपका दिल मचलाएगा, या जिसको मतली कहते हैं। हेपेटोटॉक्सिक, लीवर को क्या करती है, डैमेज करती है। तो इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी रेट जो है वो भी काफी ज्यादा है, ये लीवर को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ठीक है। और इसके अलावा इनहिबिट ह्यूमन P450 इंजाइम्स, ये ह्यूमन के अंदर क्या काम करती है, P450 इंजाइम्स को भी, साइटोक्रोम P450 इंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करती है। ठीक है। inhibit adrenal and gonadal steroid leading to the menstrual irregularity, loss of libido, impotence and gynecomastia in males। तो ये एड्रिनल और गोनेडल स्टेरॉइड हार्मोन को भी क्या करती है, इनहिबिट करती है, एड्रिनल एंड गोनेडल स्टेरॉइड को। तो उससे क्या होगा, जिस तरह अगर फीमेल के अंदर ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने से रोकेगा तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आएगी, और अगर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करेगा तो उससे लॉस ऑफ लिबिडो होगा, इंपोटेंसी, नामर्दगी होगी, और मेल के अंदर जो है गायनिकोमेस्टिया, फीमेल फीचर्स जो होते हैं, फीमेल पैटर्न ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो होती है वो मेल के अंदर आएगी, क्योंकि जब मेल का टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट होगा उसके अंदर एस्ट्रोजन की मकदार बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, गायनिकोमेस्टिया जो है वो होगा, और इम्पोटेंसी आएगी, नामर्दगी, और लॉस ऑफ लिबिडो, ख्वाहिशात उसके अंदर कम होंगे, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मेंसेस जो होगी वो कभी होगी तो कभी नहीं होगी, कभी ज्यादा होगी तो कभी कम होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। यहाँ पर एक और चीज मेंशन करता चलूं कि कीटोकोनाजोल वो ड्रग है जो कि आजकल हिर्सुटिज्म के लिए भी ज्यादा यूज होती है। ठीक है। हिर्सुटिज्म, फीमेल में ये हिर्सुटिज्म के लिए भी यूज होती है, स्पेशली वो फीमेल जिसके अंदर एंड्रोजन्स होते हैं, जिसकी एस्ट्रोजन जो होती है कम होती है, और एंड्रोजन्स उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाती है, तो उसको हिर्सुटिज्म हो जाता है। चेहरे के ऊपर बाल होते हैं, कमर के ऊपर बन जाते हैं, कंधों के ऊपर, नेक के ऊपर। ठीक है। तो उसके लिए भी ये दी जाती है इन ऑर्डर टू सुप्रेस द टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। तो क्या होगा, उससे हिर्सुटिज्म की जो शरह है वो कम होगी। ठीक है। ट्रियाजोल्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रियाजोल ड्रग है तो उसमें है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड ओरिकोनाजोल। ठीक है। जो ट्रियाजोल है तो उसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और ओरिकोनाजोल शामिल है। दे आर सेलेक्टिव, रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, काजिंग लेस एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। तो अगर ट्रियाजोल को कंपेयर किया जाए कीटोकोनाजोल के साथ, तो ये ज्यादा सेलेक्टिव है, मतलब ज्यादातर फंजाई को ही मारते हैं। ठीक है। और ये मतलब कीटोकोनाजोल के मुकाबले में इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। ठीक है। और ये मतलब ये कि उसके मुकाबले में इतनी रेजिस्टेंस भी नहीं होती जितने कीटाकोनाजोल होती है। तो ये इसकी डिग्रेडेशन जो है ये टूटती नहीं है, बल्कि अपना इफेक्ट शो करती है, काजिंग लेस एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। अगर कीटोकोनाजोल के मुकाबले में इसको देखें तो ये हमारे इंडोक्राइन सिस्टम को या हमारे हार्मोन्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, जिस तरह कीटोकोनाजोल करती है। इट्राकोनाजोल लेक एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, इसके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, तो इसको अगर देखें तो ये फंगिस्टेटिक भी है और फंगिसाइडल भी है। ठीक है। गिवन ओरली एंड आईवी, इसको हम मुंह के जरिए भी दे सकते हैं एज अ टेबलेट फॉर्म या एज अ कैप्सूल फॉर्म, और इसको इंट्रावीनियस प्रिपरेशन में भी दे सकते हैं। ठीक है। फूड इंक्रीजेज इट्स एब्जॉर्प्शन, इट मीन्स कि इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, इसको खाने के बाद लेना चाहिए, तो इसकी एब्जॉर्प्शन उससे बढ़ेगी। मेटाबोलाइज्ड इन लिवर टू एक्टिवेट मेटाबोलाइट्स, अगर देखें तो ये लिवर में क्या होता है, मेटाबोलाइज होकर इसकी एक्टिव मेटाबोलाइट जो है वो बन जाती है। ठीक है। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोन्स, स्पूटम, एडिपोज टिश्यू, कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर देखें यहाँ पर एक चीज कि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है लिपिड के अंदर ज्यादा है, ये बोन में भी जाती है, स्पूटम में भी जाती है, बट एडिपोज टिश्यू में नहीं जाती। तो जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है ना,
वो उसका बहुत एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, हर एक ड्रग जो है वहाँ पर से नहीं गुजर सकती, ठीक है, हर एक ड्रग वहाँ पर से नहीं गुजर सकती। तो ये जो हमारा इट्राकोनाजोल ड्रग है ये बोन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, स्पूटम में भी आ सकता है, एडिपोज टिश्यू जहाँ पर फैट्स की स्टोरेज होती है वहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो हमारे ब्रेन की इन्फेक्शन है तो उसमें ये ड्रग नहीं दी जाती, ठीक है। तो इट्राकोनाजोल का अगर हाफ लाइफ देखें तो 30 to 40 आवर्स जो है इसका हाफ लाइफ होता है, ठीक है, 30 से 40 घंटे ये हमारे जिस्म के अंदर गुजारती है। क्लिनिकल यूज्ड ओरली इन डर्मेटोफाइटोसिस एंड वल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस। विजाइनल कैंडिडियासिस जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसमें भी इसको दिया जाता है, और जो हमारे स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होती है तो उस कंडीशन में भी इसको ओरली हम दे सकते हैं। आईवी ओनली इन सीरियस इन्फेक्शन, जो सिस्टेमिक माइकोटिक इन्फेक्शन होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं या इफेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो इट्राकोनाजोल है उसको इंट्रावीनियस दे सकते हैं। इफेक्टिव इन एड्स एसोसिएटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो अगर देखें तो एड्स से होने वाली जो एक बीमारी जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं, ये उसमें भी हम मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, एक बीमारी जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी इसको हम एड्स के अंदर, जो एड्स की वजह से एक बीमारी जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है वो उसमें भी हम ये ड्रग जो है उसको दे सकते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम नाम के फंगस से होता है। ये ज़्यादातर लंग्स जो हैं उसको क्या करती है, उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। और ये बेसिकली ये फंगस जो है ये हमारी मिट्टी या जिसको सॉइल कहते हैं वहाँ पर पाई जाती है, और खास कर ये उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ बर्ड्स जो होते हैं, हमारे परिंदे या जो बेट्स होते हैं, वो अपने गोबर को क्या करते हैं, गिराते हैं और उसको मिला देते हैं डस्ट के अंदर। तो उस हिस्टोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है जो फंजाई से होती है, स्पेशली जो लोग एड्स का शिकार होते हैं जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो उस पेशेंट में क्या होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है, और उस कंडीशन में फिर हम उसको इट्राकोनाजोल दे सकते हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो अगर साइड इफेक्ट में देखें तो नोजिया, ओमिटिंग, हाइपोकेलीमिया, हाइपरटेंशन एंड एडिमा। इसके साइड इफेक्ट में अगर आप देखें तो नोजिया, ओमेटिंग, आपको मतली होती है, आपको उल्टी आती है, ठीक है, और हाइपोकिलीमिया, पोटाशियम लॉस्ट करता है, उससे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाता है, एडिमा, ब्लड के बॉडी के अंदर क्या होती है, सूजन हो जाती है, पानी जो है वो जमा होती है, ठीक है। और अगर देखें तो ये बहुत सारे ड्रग्स को क्या करते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करते हैं, जैसे हमारे जो ओरल एंटी कोआगुलेंट है, ठीक है, जो हमारे ओरल एंटी कोआगुलेंट्स हैं उसको क्या करते हैं, कोआगुलेशन को प्रिवेंट करने वाले जो हमारे ड्रग्स हैं, तो उसको ये क्या करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हो, तो दे आर सस्पेंडेड इनसाइड द बॉडी, और उससे टॉक्सिसिटी फिर फैलती है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल, इट इज वाटर सॉल्युबल ड्रग। तो अगर ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो इट मीन्स कि इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ये हमारे जीआईटी से मुकम्मल तौर पर क्या हो सकता है, जज़ब हो सकता है। एक्सीलेंट बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसको हम मुंह के जरिए दें तो उसके बाद ये 100% या 80 to 90% ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है, मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाई फूड और गैस्ट्रिक पीएच। तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ना फूड को लेने से कम हो सकती है या पीएच के बढ़ने या कम होने से भी इफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। कंसनट्रेटेड इन प्लाज्मा इज सेम बाई ओरल और आईवी रूट, अगर देखें तो ये ब्लड में कंसंट्रेशन इसकी ओरल या आईवी दोनों से सेम होती है, ठीक है। अगर हम इसको एज आ ओरल देते हैं या आईवी रूट के तौर पर देते हैं तो ब्लड के अंदर इसकी जो मकदार होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। हेज द लीस्ट इफेक्ट ऑन हेपेटिक एंजाइम, लीवर एंजाइम के ऊपर सबसे कम इफेक्ट ये डालता है, ठीक है। तो फ्लूकोनाजोल बेसिकली एक इजी और सेफ ड्रग है, और ये मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब होती है और फूड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएनएस इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस में भी यूज होती है क्योंकि ये बेटर पेनिट्रेट करती है कंपेयर टू अदर ड्रग्स। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने की ज़रूरत होती है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वो होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ठीक है, और वाटर सॉल्युबल क्रॉस नहीं कर सकती बल्कि बहुत स्लोली क्रॉस करती है। तो इस कंडीशन में भी इसकी पेनिट्रेशन अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है जिस तरह एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग की होती है।
तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट करती है, और जो अम, जिस तरह एक बीमारी है जिसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो ये क्या करती है, उसको भी ट्रीट कर सकती है। तो लेट्स सी, ड्रग इंट्रैक्शन आर लेस कॉमन, यहाँ पर और ड्रग के साथ ये इंट्रैक्ट ज़्यादातर नहीं करती। पेनिट्रेट वेल ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये फंजाई से होने वाला एक मेनिंजाइटिस, एक गर्दन तोड़ बुखार होती है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन होती है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल जो होता है, अगर इसके देखें तो ये और ड्रग के साथ इसकी जो इंट्रैक्शन है वो कम होती है, और इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर में ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, और ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को भी मतलब उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है, ठीक है। तो फ्लूकोनाजोल को अगर फॉर एग्जांपल हम किसी कंडीशन के अंदर रिकमेंड करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है उसकी। तो अगर देखें तो फ्लूकोनाजोल तो एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है। दैट हाउ इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। फ्लूकोनाजोल ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, इसलिए नहीं कि वो लिपिड सॉल्युबल है, बल्कि इसलिए कि उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी उसे डिफ्यूजन अलाउ करती है डिस्पाइट बीइंग वाटर सॉल्युबल। ये डिफ्यूजन के थ्रू अगर देखें तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं हमें मालूम है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, और वाटर सॉल्युबल मुश्किल से क्रॉस करते हैं। लेकिन जो फ्लूकोनाजोल है ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक तो इसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम है, ये बहुत कम प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या होती है, बाइंड होती है। और इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी बहुत छोटा है। मॉलिक्यूल छोटा होता है तो ब्लड ब्रेन बैरियर के जो टाइट जंक्शन होते हैं उससे निकल सकता है, और इसकी हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी प्लस गुड डिस्ट्रीब्यूशन भी है। यस, ये सेफ जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होती है उसमें अच्छी कंसंट्रेशन अचीव कर सकती है, ठीक है। और ये नॉट हाईली आयोनाइज्ड एट फिजियोलॉजिकल पीएच, अगर देखें तो आयोनाइजेशन कम होती है, मेम्ब्रेन का क्रॉस करना इजी होता है। सबसे मेन चीज अगर देखें जो कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा कर रही है कि अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो हाउ इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत छोटा है, तो जो टाइट जंक्शंस होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, ये उस पर से गुजर सकती है, ठीक है। ये उस पर से आसानी से क्या करती है, गुजर सकती है। सेफली गिवन इन पेशेंट रिसीविंग बोन मेरो ट्रांसप्लांट रिड्यूसिंग फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट लेने वाले पेशेंट में ये सेफली रीच हो सकती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फंगल इन्फेक्शन एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू द किडनी। ये किडनी के जरिए ज्यादातर, मतलब यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलती है, इसकी एलिमिनेशन होती है। हाफ लाइफ 25 टू 30 आवर, 25 से 30 घंटों के अंदर ये बाहर जाती है। तो इट मीन्स के इसका जो सिंगल डोज है वो काफ़ी है, वो सफिशेंट है, उसको और ज़्यादा हम नहीं दे सकते। हाफ लाइफ इसका कितना है, 25 से 30 घंटे, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजिस्टेंस इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम, यहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा इसकी नहीं होती। कैंडिडियासिस के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ इफेक्टिव इन ऑल फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। हमारे स्किन इन्फेक्शन, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम उसको दे सकते हैं। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये एक फंगल मेनिंजाइटिस, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि फंजाई ब्रेन के अंदर जाती है, वहां पर क्या करती है, स्पेशली ये एड्स के मरीजों में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है, ठीक है। एड्स के मरीजों में क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम फ्लूकोनाजोल रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो फंजाई ब्रेन के अंदर जाती है तो उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। और कंडीशन में जिस तरह हिस्टोप्लाज्मोसिस जो हमने कहा कि एक फंगल लंग इन्फेक्शन होती है, तो उस कंडीशन में भी हम फ्लूकोनाजोल जो है वो दे सकते हैं। ब्लास्टोमाइकोसिस एंड रिंगवर्म, जो ब्लास्टोमाइकोसिस है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस से होता है, ठीक है। ये ज्यादातर लंग से स्टार्ट होता है और फिर स्किन, बोन्स वगैरह तक फैल जाती है। ये भी हमारे सोइल के अंदर ये जो फंजाई है ये मौजूद होती है। तो ब्लास्टोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली पेशेंट के जो फेफड़े होते हैं उससे स्टार्ट होती है, मतलब उसको इफेक्ट करने के बाद स्किन को इफेक्ट करती है, बोन को इफेक्ट कर देती है, ठीक है। रिंग वर्म्स जो होते हैं, ठीक है, तो रिंग्स वर्म में भी इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट अगर इसके देखें तो नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडिक।
स्किन रैशेस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन या रिवर्सिबल एलोपेशिया। इससे आपको मतली हो सकती है, वोमिटिंग आपको आ सकती है, सर का दर्द इससे ज्यादा होता है, स्किन के ऊपर रेशेस हो सकते हैं अगर आप इससे एलर्जी रखते हो, डायरिया आपको हो सकती है। ये जो गट के जो माइक्रोबायोटा होते हैं हमारे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। एब्डोमिनल पेन, आपको पेट का दर्द इससे हो सकता है। रिवर्सिबल एलोपेशिया, मतलब इससे आपके जो बाल हैं वो गिर सकते हैं, जो कि दोबारा से क्या होंगे, ठीक हो जाएंगे जब आप इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करोगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखिए हेपेटिक फेलियर में लीड टू डेथ, इससे आपका जो लीवर है वो डिसफंक्शन हो सकता है, आपके लीवर के अंदर ये फेलियर काज कर सकती है फ्लूकोनाजोल, जिससे आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सीवियर केसेस में लीवर फेलियर हो सकता है जिससे आपकी डेथ हो सकती है। इट इज हाईली टेरोटोजेनिक एज अदर एजोल। तो क्या प्रेगनेंसी में फीटस को नुकसान पहुंचाता है, प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो इसको नहीं देना चाहिए। इनहिबिट साइटोक्रोम P450 एंजाइम, ये हमारे साइटोक्रोम P450 एंजाइमेटिक जो सिस्टम है लीवर के अंदर उसको इनहिबिट करता है, तो दूसरे ड्रग की मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। नो एंडोक्राइन साइड इफेक्ट, इसका हार्मोन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। इनहिबिशन ऑफ द लेनोस्टिरोल सिंथेसिस टर्बिनाफिन, टर्बिनाफिन एक वो ड्रग होता है जो कि लेनोस्टिरोल को की सिंथेसिस को रोकता है। लेनोस्टिरोल वो स्टेरॉइड होती है जो कि इर्गोस्टिरोल में क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है, फिर उससे फंगल सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। It inhibits the sequelin apooxidase, thus blocking the biosynthesis of ergosterol, an essential component of fungal cell membrane. एक इंजाइम जिसको स्क्वेलिन इपोक्सीडेज कहते हैं, ये क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है, तो उससे क्या होगा, इर्गोस्टिरोल की जो सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाएगी, इन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल मेम्ब्रेन, जो कि फंजाई के सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दिस इनहिबिशन आल्सो रिजल्ट इज इन एक्युमुलेशन ऑफ द सिक्वेलिन रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द फंगल सेल। तो क्या होगा, जो स्क्वेलिन एक इंजाइम है वो फंजाई जो कि टॉक्सिक है, फंजाई के अंदर ये जमा होगा, जिससे क्या हो जाएगा, फंजाई की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर इन ड्रग को अलाइल अमाइंस कहते हैं। जो टर्बिनाफिन होती है इसकी कैटेगरी को क्या कहते हैं, अलाइल अमाइन। तो सिक्वेलिन क्या होते हैं, सिक्वेलिन वो प्रोडक्ट होती है जिससे लेनोस्टिरोल बनता है। तो सिक्वेलिन एपोक्सीडेज सिक्वेलिन को क्या करते हैं, लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट करता है, फिर लिनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मेटाइलेस लिनोस्टिरोल को इर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट करता है, फिर इर्गोस्टिरोल से क्या होता है, मेम्ब्रेन बनता है। हमारे जो एलाइल अमाइंस है, जो हमारे टर्बिनफीन्स हैं, ठीक है, टर्बिनफीन जो है ये एलाइल अमाइन की कैटेगरी में आती है। तो ये स्क्विलीन एक एलिमेंट है, स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द लेनोस्टिरोल, ये उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एक एंजाइम है जिसको स्क्विलीन एपोऑक्सीडेज कहते हैं, ये उसको ब्लॉक करने के बाद स्क्विलीन को लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट होने नहीं देता। अगर स्क्विलीन लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा तो इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा, अगर इर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा तो फंगल सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, ठीक है।